हो गया शेयर। हेलो, ये बंद हो गया। हेलो हेलो। हाँ देखिए इसमें, हेलो हेलो हेलो। यस सर। सर आवाज आ रही है। तो आ रही तुम लोग को? अच्छा, देखो कल हम लोग ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बैटरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स शायद नहीं हुए थे, है ना? ड्रॉबैक्स हो गए थे? नहीं हुए थे, हाँ, उसको पहले कर लेते। नो सर। 2 पॉइंट, कौन से 2 पॉइंट? कंक्लूजन तो यही लिखे हुए था। सेकेंड एंड थर्ड, देखिए सेकेंड में आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। देखो ये रदरफोर्ड का ही कहना कि एटम का टोटल जो मास है वो तो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है ना, उसको न्यूक्लियस बोला। और एक्सेप्ट न्यूक्लियस जो रिमेनिंग पार्ट है उसको उन्होंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियस बोला था, है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, और उन सर्कुलर पाथ को ही क्या कहा गया, ऑर्बिट। ये है उसमें। अच्छा, थर्ड में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये तो सिंपल बात है कि जितना पॉजिटिव, ये तो डाल्टन्स ने ही वो सॉरी पहला मॉडल को थॉमसन, उनके अकॉर्डिंग एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ना, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पे होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों क्या होंगे, बराबर। न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली वैसे ही न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो तो बेसिक पॉइंट है इसमें। बाकी और किसी में कोई डाउट नहीं? ये फॉर्मूला पढ़ ही चुके थे हम लोग, तो इसमें ड्रॉबैक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए ड्रॉबैक में मेन जो इनके दो ड्रॉबैक हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला तो रदरफोर्ड क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। अच्छा, उस समय मैक्सवेल बहुत सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट थे। जैसे आप समझ लीजिए कि आइंस्टाइन का नाम सभी लोगों ने सुना है ना। तो आइंस्टाइन सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। वॉइस सर वॉइस क्लियर नहीं। यस सर, वॉइस नहीं क्लियर आ रही है थोड़ी, मतलब अब आ रही क्लियर? अब सही आ रही? थोड़ा डिवाइस के क्लोज आइए। नो सर, नो सर, अच्छी नहीं आ रही आवाज। नहीं आ सकते, है ना। देखो अब आ जाएगी सही थी, बताना कभी। यस सर, थोड़ी बेटर। सर गूंज रही है आवाज। हाँ अब बताओ, अब सही आ रही? सर समझ में तो आ रहा है सर। बस समझ में तो आना चाहिए, ठीक है। देख लो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम लोग इतनी देर से उसी में जूझ रहे हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से भी थोड़ा आवाज में थोड़ा डिफर कर रहा हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा अभी 2-5 मिनट में, ठीक है। अब देखो सही तो माइक जो की दिक्कत लग रही है। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये इसका एक सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक है। मैक्सवेल उस समय के बहुत सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी प्रपोज करी थी, ठीक है। इसमें बस थोड़ा समझने का ही है, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो क्या थी, मैक्सवेल का कहना था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल
कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे उसको पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज, मैंने मान लिया उसका चार्ज क्या q, ठीक है। और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो जैसे जैसे वो एक्सेलरेट करेगा वैसे वैसे कुछ एनर्जी भी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, है ना। व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, है ना, जब भी एक कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होगा, एक एक्सेलरेटेड मोशन में इन्वॉल्व होगा, तो ड्यूरिंग मोशन वो कुछ एनर्जी भी क्या करता जाएगा, इमिट करता जाएगा, है ना। ये थ्योरी थी मैक्सवेल की। अब जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया तो उन्होंने यही थ्योरी अप्लाई कर दी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, रदरफोर्ड ने वैसे गड़बड़ ये बोल दी थी, इन्होंने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन पे एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी न्यूक्लियस का, और अगर एक पार्टिकल पे एक सिंगल फोर्स लगेगा, है ना, तो वो एक्सीलरेटेड पार्टिकल हो जाएगा, m बराबर ma, ठीक है। मास तो होता है इलेक्ट्रॉन का, अगर एक स्फेरिकल न्यूक्लियस का ही फोर्स लग रहा है तो उसके पास अपना क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। और भले वो सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो हो गई, और अगर एक्सीलरेशन है उसके पास तो वो घूमते हुए अपनी एनर्जी भी लॉस करता है। और अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व है, अपनी एनर्जी लॉस करता जाएगा, तो जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन की तरफ ही उसका पाथ होता जाएगा, तो धीरे धीरे वो स्पाइरल पाथ में आ जाएगा, सर्कुलर ना रह के स्पाइरल पाथ में आते 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 एक समय आएगा न्यूक्लियस से आके कोलाइड कर जाएगा। तो समस्या यह है कि जब ये थ्योरी मैक्सवेल ने लगा दी इलेक्ट्रॉन के लिए, इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन का एक समय ऐसा आना चाहिए कि वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से क्लोजन मतलब एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाना चाहिए, है ना। इस हिसाब से तो एटम एक अनस्टेबल स्पीशीज होना चाहिए, है ना। लेकिन ये बात मैक्सवेल भी समझते थे कि एटम अनस्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचर में हर एक चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, हम आप सब कुछ एटम से मिलकर बना हुआ। अगर एटम ऐसे डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो फिर तो ये चीज जैसे कंप्यूटर में दिख रहा है कुछ गायब, है ना। जैसे अपने एक मूवी अभी एक आई थी इन्फिनिटी वॉर, कौन सी थी, उसमें सब धूल धूल बन गए थे, है ना। वैसे ही होने लगेगा, एटम डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, बात समझे। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो समस्या क्या थी, रदरफोर्ड इस इनकी थ्योरी को पे ये नहीं कमेंट कर पाए कि आपकी थ्योरी क्यों नहीं एप्लीकेबल। अच्छा, मैक्सवेल की थ्योरी बिल्कुल सही है, इनकी थ्योरी में डाउट नहीं कर सकते हम लोग, बहुत एडवांस थ्योरी थी इनकी, है ना। ये थ्योरी सही है, लेकिन ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, है ना। और रदरफोर्ड इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि क्यों नहीं है एप्लीकेबल। तो ये एक बड़ा मेन ड्रॉबैक माना गया, ठीक है। बोलो भाई, ये पहला पॉइंट ये लिखा हुआ, देख लीजिए इसको आप। दिस वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक postulate of Maxwell. According to this theory, every accelerated charged particle must emit radiation in form of electromagnetic waves. जितने भी चार्ज एक्सीलरेटेड पार्टिकल होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करते रहते हैं, और जिनसे उनकी टोटल एनर्जी क्या होती है, लॉस होते रहती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, और लगातार वो अपनी एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन अगर रिलीज करता रहेगा तो उसका पाथ सर्कुलर ना होके क्या हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा। एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराएगा या बॉल हो जाएगा, और इसका मतलब एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, और रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये एक मेन ड्रॉबैक माना गया। दूसरा एक इसमें ये भी है कि could not explain the line spectrum of hydrogen atom, है ना। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम थ्योरी, लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे अभी हम लोग। तो अभी ये चीज आपको लग रहा होगा सर ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, बस इसको एज स्टेटमेंट आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम्स होते हैं, सभी स्पेसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी एटम अपने लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। और रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम होते हैं कि नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, कोई जिक्र ही नहीं किया। तो एक तरह से ये भी एक ड्रॉबैक बना जाता है, ठीक है। तो ये मेन दो ड्रॉबैक हैं जो रदरफोर्ड मॉडल में कंसीडर किए जाते हैं। कभी आपसे अगर पूछा जाए थ्योरेटिकल टाइप पेपर में या कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में अगर इस तरह के स्टेटमेंट लिखे हों तो हमें पता होना चाहिए कि कहां पर वो एप्लीकेबल है ना, कहां पे वो थ्योरी फेल हो गई, ठीक है, क्लियर।
ये हो गया। अब जैसे एक दो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल पे ही बेस्ड। ये वाला A4, हाँ ये देखिए, ये एग्जैक्टली रदरफोर्ड मॉडल पे ही बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन आप रीड करिए क्या है। Rutherford alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusion that पहला mass and energy are related. Rutherford model second कह रहा है electron occupy space around the nucleus। ये बात तो सही है, ये बात तो बोली थी उन्होंने। Neutrons are buried deep in the nucleus। ये ऐसा कुछ नहीं, सच्चाई ये कि रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया था उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, केवल दो ही पार्टिकल नोन थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, जिसमें जो प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया तो रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी ईयर बाद हुई, 1931 कोई ईयर रहा होगा, उस टाइम डिस्कवरी हुई थी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सी वाला डी, द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। ये भी करते हैं तो सीधा सीधा बी सही मिल रहा है। ठीक है, ये वाला सर्कल उन्होंने किया था शायद, अच्छा ये आंसर नहीं पता है, बस मेथड पता है। ठीक है, अच्छा करा होगा आप लोगों ने, तो इसमें डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा सेक्शन एक दे दिया, तो इसमें डाउट हो तो बताओ, फिर आगे नेक्स्ट है ना। अच्छा अच्छा, अभी चलो उसमें एक वाला, ये वाला तो बी वाला वैसे भी नहीं कर पाओगे, अभी आगे वाली थोड़ी से रिलेट डाला इन्होंने सेक्शन ए में, लेकिन वो आगे वाली थोड़ी से रिलेट कर रहा है। ये वाला A4 का बी पार्ट अभी छोड़ देना है, तो अभी आगे पढ़ेंगे ना। ठीक है, बाकी ये क्लियर है। A4 A5 6 तीनों, A5 ये वाला approximate size of nucleus of nickel 20 fraction of volume occupied by the nucleus with respect to the total volume of an atom। देखो फ्रैक्शन मतलब रेशियो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एटम, मतलब आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ एटम, है ना। तो देखो आप मान लो कि न्यूक्लियस की रेडियस कुछ r1 है और एटम की रेडियस r2 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4π3 पाई r1 क्यूब, और एटम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4π3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो आएगा r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब r2 होल क्यूब। ठीक है ना। अब देखो, अब ये रेडियस ले क्या, समस्या क्या है कि ना तो उसने हमें न्यूक्लियस की रेडियस कुछ बताई और ना तो उसने एटम की रेडियस बताई, है ना। उसने एग्जैक्टली तो हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन जब कुछ ना बताया जाए तो एक आपको मैंने कल बताया होगा, रदरफोर्ड मॉडल में सॉरी थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस की रेडियस लगभग कितनी होती है? नहीं आ रहा है, लिखो रेडियस ऑफ, देखो कभी ना दिया जाए और आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हो तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आप लीजिए 1 फर्मी, ये अप्रोक्सीमेट डेटा है। जब ना दिया जाए तब ये रफ डेटा को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 1 फर्मी, और एटम की जो रेडियस होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के नियर बाई होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। इस डेटा को लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई रेडियस आपको नहीं दी जा रही है न्यूक्लियस की या एटम की। 1 फर्मी में मीटर कितने होते हैं 10⁻15 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं 10⁻10 है। बस अब इसी का आपको क्या लेना है, रेशियो ले लेना है। ठीक है, वो R1 R2 आप रख देना, इससे वही वाला आंसर आ जाएगा 10⁻15 ऑर्डर का। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉप है, ये जो मैंने बताई दी है, यहाँ मैंने लिखे भी हुए। Rutherford couldn't explain the electromagnetic theory of radiation proposed by Maxwell, है ना। मैक्सवेल एटम का 1 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ एटम approximately taken as 1 एंगस्ट्रॉम, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is taken as 1 फर्मी। अच्छा
22 क्या लो है? अच्छा देखिए जरा इधर वाला बटन थोड़ा सा कम थी 22। अब आ रही बेटा आवाज? आ रही है। आ रही है? तुम लोग की बहुत तेज आ रही है बिल्कुल। चलो अच्छा, तो रदरफोर्ड couldn't explain the electromagnetic theory of radiation proposed by Maxwell। एक तो ये हो गया, दूसरा it could not explain the line spectrometer। बस मेन दो ये ड्रॉबैक्स जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। हाँ लिख टू द पॉइंट। नहीं नहीं वो बस में दो ही मजेदार है बातें, है ना, ये दोनों नहीं उसमें यही तो लिखा हुआ है, 4-5 कहाँ है, एक क्वेश्चन है। ड्रॉबैक तो ये है ना, उसमें तीसरा फालतू का क्वेश्चन, बस में यही दो ड्रॉबैक, ठीक है। हाँ हाँ ये क्वेश्चन है A2 ये सीट टी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग को ऐसे पढ़ना है बोर्स मॉडल, लेकिन बोर्स मॉडल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फिजिक्स हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि बोर एक्चुअली फिजिक्स के साइंटिस्ट, उन्होंने अपने मॉडल में कई सारी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज उनको लेकर डेरिवेशन करे थे। जब तक बेसिक हमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, वो अगर पता चल जाएंगी तो बोर मॉडल पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। नहीं तो कहीं पे कोई फॉर्मूला लगने लगेगा तो फिर वो सब अभी आप लोगों ने वो चीजें पढ़ी नहीं है, क्योंकि वो वाले टॉपिक फिजिक्स में 12th की क्लास में पढ़ाए जाते हैं, पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ रही है। तो बस वो 4 कुछ फॉर्मूले हैं, बस वही हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, तभी हम लोग बोर्स मॉडल को डिटेल में समझ पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो हम लोग को समझ में आने चाहिए। देखो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, बेसिक है। पहला पॉइंट कहता है चार्ज इन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, हाँ, डिस्कंटिन्यूअस होता है, हाँ, या फिर इसको क्वांटाइज वर्ड का मतलब ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। यहाँ पे चार्ज वाली थ्योरी में क्या होता है कि क्वांटाइज मतलब कि इलेक्ट्रॉन, हाँ, स्पेसिफिक वैल्यूज पे फिक्स होता है चार्ज, और बोलते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं एंगुलर मोमेंटम नहीं, तो बोर मॉडल पहुंच गया, ठीक है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और जैसे ये मार्कर है मान लो, ठीक है, इसमें खूब सारे एटम है, ठीक है ना, कार्बन के होंगे और भी, अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है, तो इस पे चार्ज प्लस ई का डेवलप हो जाएगा। आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो 2e का, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो 3e का, है ना। तो अगर कोई भी एटम या कोई भी बॉडी या कोई भी सब्सटेंस, उस पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, है ना। तो चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही क्या होता है, किसी बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट होता है या एराइज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसे ही बोलते हैं हम लोग चार्ज इन प्रेजेंट इन बॉडी इज क्वांटाइज्ड, है ना। अच्छा, इसको फॉर्मूले के टर्म में ऐसे लिख सकते हो, मान लो तो कि कोई सब्सटेंस है या कोई बॉडी है, उससे कुछ आपने n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, तो उस पे बताओ कितना चार्ज आ जाएगा, n into v, तो उस पे कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना चार्ज आ जाएगा, n into e, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। n क्या है, उससे आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उनका नंबर है, 1 2 3 4 5, वो कितना भी बड़ा नंबर भी हो सकता है, ठीक है, अप टू n, लेकिन n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकालेंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकालेंगे। यहाँ पे जो n है वो एक इंटीजर में नंबर होगा,
होल नंबर होगा कहने का, ठीक है। हाँ, क्यू यहाँ नेट चार्ज है, उस बॉडी पे जो नेट चार्ज डेवलप हो रहा है वो कैपिटल क्यू से मैंने लिख दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, चार्ज नेचर वाइज दो ही हो सकते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। बेसिकली यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, चार्ज आर ऑफ टू टाइप, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसमें ये तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो तुम ना पता हो, ठीक है। इसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है। कभी आपको दो चार्ज पार्टिकल दे दिए जाए, एक पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज है Q2, ठीक है, और वो दोनों चार्ज पार्टिकल r की डिस्टेंस पे क्या हो, सेपरेटेड हो, है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस पे हो, r की डिस्टेंस पे। तो इसमें हो क्या रहा होगा, जो पहला चार्ज पार्टिकल है वो दूसरे वाले पार्टिकल को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, ये मानते हुए कि एक में पॉजिटिव चार्ज एक में नहीं, अपोजिट चार्ज, जैसे मैं मान रहा हूं, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, 1 वाला 2 को खींच रहा होगा, पुल कर रहा होगा, 2 वाला 1 को पुल कर रहा होगा, यही तो चल रहा होगा, है ना। तो 1 वाला 2 पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उसको लिखते हैं हम लोग F12, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2/1, 2 पे 1 पे जो फोर्स, 2 के द्वारा 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स 1/2 है। ऐसे ही 1 वाला 2 पे भी फोर्स लगा रहा होगा, उसको मैंने बोल दिया F21। लेकिन अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में केवल दो ही चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ कोई तीसरा चार्ज नहीं है, तो ये दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है। जितना पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे पे जो उतना फोर्स लगा रहा है, उतना ही दूसरा पहले पे लगा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम में कोई तीसरा पॉइंट चार्ज क्या चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं, कोई भी ज्यादा हो कोई भी कम हो, दोनों एक दूसरे बराबर ही फोर्स लगा रहे हैं, ये तो कहा। हाँ, शर्त कि तीसरा कोई पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ पे तीसरा बैठा हो तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तीसरी की बात ही ना हो, केवल दो ही चार्ज पार्टिकल हैं, चाहे वो कम, एक पे कम चार्ज हो एक पे ज्यादा हो, उससे कोई लेना देना नहीं, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। F12, अरे वो 2-1 दोनों में 1-2 लिख दिया है, एक 1-2 है एक 2-1 है, ठीक है। तो जितना फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल 1/2, उतना ही 2 पे 1 पे लग रहा होगा, 2 के द्वारा 1 पे लग रहा होगा, जितना 1 के द्वारा 2 पे लग रहा होगा उतना 2 के द्वारा 1 पे लग रहा होगा, म्यूचुअल फोर्स बराबर होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने चलो Fe मान लिया, और इन फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक इसलिए कि रुके हुए हैं दोनों, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये दोनों में मोशन नहीं होना चाहिए, अगर किसी एक में मोशन है तो दूसरा फिक्स होना चाहिए, अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल तो फिक्स होना चाहिए, ठीक है, तभी इतना फोर्स लगेगा। अब इसको निकाले कैसे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला दिया गया है, कूलॉम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। हाँ, सिंपल ये फॉर्मूला है, F इक्वल टू, वैसे इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², है ना। लेकिन इसमें जो ये शुरुआत में लिखा हुआ है इतना पूरा 1/4 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि देखो 4 नंबर है, पाई नंबर है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.86 समथिंग कुछ होती है, और इन सभी की वैल्यू रखें तो ओवरऑल ये आती है 9 × 10⁹। इस पूरे को हम लोग के बोल देते हैं, है ना। अभी तो मैंने पूरा लिख दिया, लेकिन आगे से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख के उसकी जगह केवल क्या यूज किया करेंगे, के सिंबल यूज किया करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब कांस्टेंट ही है मिला के। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 वाला 2 पे लगा रहा होगा, और इतना ही फोर्स 2 वाला 1 पे लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पहले हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स पूछा जाए तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ,
अच्छा, इस फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखनी है, इन एबव फॉर्मूला ओनली सब्स्टिट्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो चार्ज का केवल क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैग्नीट्यूड। साइन से कोई लेना नहीं है, इसमें मैंने एक को पॉजिटिव माना था नेगेटिव, तो हमें प्लस और माइनस नहीं रखना है, बस उनकी वैल्यूज मैग्नीट्यूड रखना है Q1 Q2, ठीक है। तो ये एक बात बताओ जी। अब जैसे कुछ इसके बेसिक एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल एक मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों r की डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इनमें इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना लगा रहा होगा, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ही होंगे, तो वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, पहले लिख देंगे हम लोग k, ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये मान के चल रहा है कि इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम में रखे हुए दोनों, ये वैल्यू क्योंकि वैक्यूम के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। अच्छा, और कब Q1 Q2 की वैल्यू क्या रखे, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोगों ने कल पढ़ा था कितना होता है, 1.6, लेकिन हम लोग जनरली इसको E लिख देते हैं ना। हाँ, -E होता है, लेकिन हमें साइन से कोई मतलब नहीं, तो हम लोग केवल Q1 की जगह क्या लिख देंगे, E, ठीक है। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, उस पे तो +E का होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो भी E ही आएगा, नहीं तो E × E, और वो कितनी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, R, तो डिवाइड बाय R का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों r की डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इतना लग रहा होगा, के E²/r²। अभी किसी की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर इसी फॉर्म में देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब तक वो न्यूमेरिकल वैल्यू ना पूछे तब तक हम लोग वैल्यू नहीं रखेंगे अपनी तरफ से, है ना। अदरवाइज न्यूमेरिकल भी पूछेगा तो E की वैल्यू पता ही है 1.6 × 10⁻19, R वो देगा ही, जो भी एंगस्ट्रॉम में कुछ भी देगा वो रख देंगे, K की वैल्यू वो चिपका देंगे 9 × 10⁻19, ठीक है, तो उससे एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में हम लोग को ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा, K E और R पे, ठीक है। ये तो अपने मन से लिखना। सर न्यूमेरिकल में R मीटर में रखना होगा, कल वाली टेबल कल थे ना प्रोजेक्ट, कल तुम थे कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बताया भाई, लिखा होगा सर, एक प्रोटॉन है ना, वो प्रोटॉन का चार्ज, इसको आप अरे यार कल ये पहली क्लास में ये बताया नहीं था, देखो नहीं सर, वो तो मुझे पता है, क्या आया ई प्रोटॉन में भी चार्ज ई है, हाँ ये तो जनरल फॉर्मूला Q1 एक पॉइंट चार्ज पे चार्ज मान लिया Q1, दूसरे पे Q2, वो जनरल फॉर्मूला है। हाँ, Q1 Q2 तुम लोगों ने माना है ना, अब वो जो भी चार्ज होगा जिसका वो होगा, नहीं वो जनरल फॉर्मूला है, वो जो फॉर्मूला है उसमें Q1 Q2 तो जनरल फॉर्म में मान रहे हैं, नहीं एक अच्छी ये वाला कर दो। सर ये न्यूमेरिकल में R मीटर में रखेंगे, न्यूमेरिकल में क्या रखेंगे सर R मीटर में रखेंगे कि एंगस्ट्रॉम, हाँ मीटर 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 मीटर, इस पे कुछ भी रखेंगे तो SI सिस्टम में रखेंगे, तो जैसे R की वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉम में देगा या पिकोमीटर में देगा, हम लोग मीटर में रखेंगे उसको कन्वर्ट करके, है ना। R मीटर में, चार्ज कूलॉम में, और K की वैल्यू तो SI में दी ही हुई है 9 × 10⁻9 है। वैसे तो बहुत कम जरूरत पड़ेगी इनकी वैल्यू रखने का, हम लोग को आंसर इसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा, वैल्यू रखने की शायद जरूरत ही ना पड़े आप लोगों को कभी, है ना। अब देखो एक ये वाला करते हैं, सेकंड वाला देखो, सर वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स 0 होगा, हाँ पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा, यस सर, है ना, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन क्योंकि एक पार्टिकल जितना दूसरे पे लगा रहा है उतना ही फोर्स दूसरा पहले के अपोजिट डायरेक्शन पे लगा रहा है, तो नेट फोर्स तो पूरे सिस्टम पे 0 होगा, ठीक है ना।
अच्छा, अब जैसे सर ये इसमें वाला सर एग्जांपल इसमें देखते हैं। सर इसमें चार्ज का साइन नहीं रखेंगे कभी भी। हाँ, इसमें साइन नहीं रखेंगे, इस ओनली मैग्नीट्यूड, ये इसीलिए मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था। आप सर अभी एक इसको बच्चा note- एंट्री मांग रहा था, आपने दिया नहीं। अच्छा, मांग रहा था क्या? मैंने देखा नहीं होगा बेटा, मेरी किसी दुश्मनी थोड़ी ना की एंट्री ना दो किसी को। सर ज्यादा टाइम हो गया तो ये इसने वाला मुझे याद दिला दिया। अच्छा, तो बता दिया करो यार, है ना। मैं बता ऑफलाइन में तो ये ना कि कई तरफ ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है माइंड में, ठीक है, तो हर समय स्क्रीन पे मैं देख नहीं पाता। अब देखो अल्फा और इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले एग्जांपल में देखिए, एक अल्फा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों r की डिस्टेंस पे अगर सपोज सेपरेटेड है तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। उसी फॉर्मूले से करना है हम लोगों को। तो पहले क्या लिख देंगे k, ठीक है, फिर Q1, तो Q1 अल्फा पार्टिकल पे चलो चार्ज मान लेते हैं, और एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2 × e, है ना, और हमें मैग्नीट्यूड लेना, वैसे भी प्लस का होता है तो 2e, ठीक है। Q1 = रख दिया मैंने 2e। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e होता है, वैसे तो माइनस e होता है, लेकिन हमें केवल क्या रखना है, मैग्नीट्यूड, तो मैंने लिख दिया e और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2ke² बस इतने इसी फॉर्म में छोड़ देना हम लोगों को, ठीक है। हाँ, तो ये बस इतना ये कैलकुलेट हम लोग को फिलहाल करना आना चाहिए। अब देखो इसका एप्लीकेशन एटम में कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये फॉर्मूला बेटा एटम के लिए अब लगाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखो जैसे एक आपको एटम दे दिया मैंने, लिथियम 2+ आयन। देखो इस एग्जांपल में मैंने एक आयन लिया हुआ है लिथियम 2+ आयन। अच्छा, लिथियम 2+ आयन एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। हाइड्रोजन लाइक क्या मतलब समझ रहे हैं, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ऐसी सभी स्पीशीज इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बोलते हैं, है ना। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बच्चा उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बनाया, एक तो न्यूक्लियस, इसका लिथियम का न्यूक्लियस बनाया, ठीक है ना। न्यूक्लियस का चार्ज लिख दिया मैंने Ze, ठीक है, और उसकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने दिखा दिया। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जैसे मैंने लिख दिया Z × E, तो ये कैसे आया Ze? हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही नहीं होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज बराबर हो जाएगा नेट चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को यहाँ पे जेड में, जनरल फॉर्म में जेड बोलना, और एक प्रोटॉन का चार्ज ई के बराबर होता है, तो जेड प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा जेडी के बराबर। तो जेडी जो होता है ये नेट न्यूक्लियस के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पूरे न्यूक्लियस पे जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, पूरे न्यूक्लियस पे किसी भी एटम में नेट चार्ज होता है Z × E, और Z यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर, है ना। अच्छा, अब जैसे लिथियम के लिए लगाना है फॉर्मूला, तो लिथियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, हाँ लिथियम का Z है ना, तो 3e हो जाएगा, ठीक है। तो वो अभी मैंने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर हम लोग Z की वैल्यू रख दिया करेंगे बाद में। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे केवल ही होगा। हाँ हाँ, कूलॉम हाँ एक ही लेंगे, 2 निकाल लिए ना हम लोगों ने, तो उसपे इलेक्ट्रॉन एक ही बचा, तो इलेक्ट्रॉन पे नेट चार्ज ही रख। अच्छा, ये ना होता, हाँ फिर तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते, फिर नेट चार्ज 3 ही लेना पड़ता फिर, लेकिन हाँ फिर तो कहानी और हो जाती, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादातर ऐसे स्पेसीज के लगाए करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही हो, क्योंकि जब होता क्या है कि कूलॉम्स लॉ में जैसे हम लोग 2 पॉइंट चार्ज मान रहे हैं, तो पहला दूसरे पे, दूसरा पहले पे तो फोर्स लगा रहे हो, लेकिन 1 2 3 अगर हो जाएंगे तो वहां ट्रायंगल बनेगा, पहला दूसरे पे लगा रहा है, पहला तीसरे पे लगा रहा है, तीसरा दूसरे पे लगा रहा है, तीसरा पहले पे लगा रहा है, तो कई सारे फोर्स आ जाएंगे, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाएगा, फिर उनका रिजल्टेंट एंगल देख के निकालना पड़ेगा, वो हम लोग को नहीं करना है।
हम लोग को बोर मॉडल में सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज पे ही ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब वो ऐसा आयन देगा जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो वो फॉर्मूला लगा पाना मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए, है ना। अब जैसे Li2+ आपको दिया हुआ है, तो चलो इसके लिए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो बताइए, F बराबर के, हाँ पहले न्यूक्लियस पे जहाँ जड़ी, लेकिन जड़ की वैल्यू में 3 रख रहा हूँ, ठीक है, जड़ इसका एटॉमिक नंबर है बेटा, तो न्यूक्लियस पे चार्ज मैंने ले लिया 3 किस पे चार्ज है न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E अपॉन r², और r बेटा रेडियस हो जाएगी, यहाँ एटम के लिए r क्या हो जाएगी न्यूक्लियस, और उसकी जो फर्स्ट सेल है उसकी रेडियस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल में घूम रहा होगा, है ना। तो ये इसी को सही ढंग से लिख दिया 3ke² अपॉन r², देखो यही आ गया, यही देखो नीचे मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो कोई भी हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज अगर आपको दे दिया जाए और उसमें ये निकालना कि उसका न्यूक्लियस फोर्स से पुल करता है, He2+ आयन में उसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से खींच रहा है, कितने फोर्स से खींच रहा है, हाइड्रोजन से। देखो ये इस तरह के आयन जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उनको हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है इस आयन में, तो हाइड्रोजन के सिमिलर हो गया है, इसलिए हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन लाइक बन गया है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज को हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज बोल देते हैं, ठीक है, बोलो भाई इसमें अभी तक कोई समस्या हो तो बताओ, है ना। तो ये फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि बोर मॉडल में ये करना पड़ेगा हम लोग को, डेरिवेशन में ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। अच्छा एक चलो मैं देता हूँ आप लोगों को, आप उससे करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। जहां पे मैंने यहाँ लिया है यहीं पे मैं चलो एक चीज ऐड कर देता हूँ, आप लोग खुद से एक बार जरूर कर लीजिएगा, जैसे मैंने 2Li लिया था ना, आप ये ले लो, दूसरा ले लेता हूँ 2He4+, ये वाला आयन ले लेता हूँ, और इस आयन में हीलियम का जो ये आयन है He+ आयन, इसके न्यूक्लियस और इसकी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है आपको, उसी कूलॉम फॉर्मूले से। ठीक है, कर लो सभी लोग कर लो। इसके न्यूक्लियस पे चार्ज Zd है, इलेक्ट्रॉन पे एक ही इलेक्ट्रॉन है E, तो कूलॉम्स लॉ बराबर, हाँ बताओ क्या लिखते हैं, तो याद है हाँ ये हो जाएगा K Zd इंटू E अपॉन r², ठीक है। Zd किस पे चार्ज है, उसके न्यूक्लियस पे, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, E किस पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। अब Z की वैल्यू क्या रखेंगे, तो एटॉमिक नंबर, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2ke इंटू E² अपॉन r², बस ये आंसर। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, फिर आयरन को हाइड्रोजन लाइक बनाना पड़ेगा तब लगेगा, और हाँ 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 25 निकालने पड़ेंगे, तो उसको प्रैक्टिकली हाइड्रोजन लाइक बनाना, उसके लिए 5 एटॉमिक नंबर से ज्यादा वालों को हाइड्रोजन लाइक बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, जैसे कार्बन तक तो बना सकते हैं हाइड्रोजन लाइक, उसके आगे बनाना पॉसिबल नहीं। तो आपको जब भी दिया जाएगा तो He+, Li2+, बेरिलियम 3+, बोरॉन 4+, कार्बन 5+, यही तक दिया जा सकता है, क्योंकि फिर 6 इलेक्ट्रॉन निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, एक न्यूक्लियस, अच्छा एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही दिखाना पड़ेगा, और बस Z की जगह एटॉमिक नंबर रख देंगे, ठीक है, डायग्राम तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया है?
चलो ये एक इम्पोर्टेंट था, ये हो गया। एक बस ये भी वाला है, इसको भी पढ़ी डालो। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रूल है, या इसको लॉ ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हो, कि जहां पर फोर्स होता है, जिस सिस्टम में फोर्स लग रहे होते हैं, उस सिस्टम में उनसे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। वो चाहे फोर्स किस भी टाइप का है। अब जैसे मान लो कि कुछ ऐसा है भी नहीं होता, ऐसा मैं आपको समझाऊं। डस्टर नहीं है। अब जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि रिमोट है, अभी ये ग्राउंड से h हाइट पे मैं इसको पकड़े हुए, तो इस समय इसके पास कोई एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी mgh लग रहा है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो नीचे फॉल करेगा, क्योंकि देखो इस समय पोटेंशियल एनर्जी, इस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है mg का, पकड़े हुए इसे रेस्ट में, जैसे ही छोड़ूंगा ये फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा, और वही फोर्स उसको नीचे की तरफ ले जाएगा, ग्राउंड पे आते ही वो रेस्ट में आ जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इसका मतलब जब मैंने इसको छोड़ा था उस समय इसके पास पोटेंशियल जो थी, वही पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगी? काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जब भी किसी भी सिस्टम के से एसोसिएटेड फोर्स होगा, तो जैसे ही वो सिस्टम अनबैलेंस होगा, वो ऑटोमेटिक उसके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, या उस पे कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा तो उसको कोई ना कोई मोशन कराने लगेगा। ये वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। अब यही चार्ज पार्टिकल के बीच में है, कि आप इसको ऐसे समझो कि ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये r के डिस्टेंस में, ये वाला इसको खींच रहा है, ये उसको खींच रहा है, लेकिन आपने इनको फिक्स करा, आपने फिक्स कर रखा है, आप इसको ना आगे बढ़ने दे रहे हो, ना इसको आगे बढ़ने दे रहे हो। अगर छोड़ दो तो कोलाइड कर जाएंगे ना, आप समझ रहे हैं? तो जब आपने इनको फिक्स कर रखा है, तो इस समय सिस्टम एक पोटेंशियल है, और इसके अंदर भी गुस्सा है, अगर छोड़ो तो वहां से टकरा जाएंगे, है ना। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को नॉर्मल लेंथ से कुछ x लेंथ ज्यादा खींच कुछ पकड़े रहो, तो उसके अंदर स्प्रिंग एनर्जी आ जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हाफ के x स्क्वायर के फॉर्म में स्टोर होती है। ऐसे छोड़ोगे तो फिर वापस ओरिजिनल लेंथ की तरफ पहुंचती है। तो जहां पे फोर्स लग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी एसोसिएटेड होती है। तो जहां पे जैसे दो पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच में अगर फोर्स लग रहा है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इनके पास सिस्टम की, और वो कैसे निकालेंगे? वो फॉर्मूला ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी मिलता जुलता फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 Q2 अपन R। हां, डिफरेंस क्या है? उसको फोर्स के फॉर्मूले से ही रिलेट करके आप लोग याद करिए। फोर्स के फॉर्मूले में R का स्क्वायर होता था, पोटेंशियल एनर्जी में R का स्क्वायर नहीं। कौन सा? नहीं, इसमें इंटीग्रेशन साइन कहीं नहीं है। अरे वो तो डेरिवेशन बोले हम लोग रिजल्ट की बात कर, वो आया तो वही इंटीग्रेशन सीखते थे। तो रिजल्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं पोटेंशियल इक्वल टू दिस, ठीक है। और इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोल रहे हैं k, ठीक है। E1 Q2 तो वही चार्ज है, और r स्क्वायर है r। इस फॉर्मूले में देखो दो मेन डिफरेंस है। एक तो फोर्स वाले फॉर्मूले में r स्क्वायर था, यहाँ पे r है। दूसरा डिफरेंस है, वहां फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज को हम लोग विदाउट साइन सब्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में गलती मत करिएगा, यहाँ पे चार्ज विद साइन रखने पड़ेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में भी नेगेटिव। तो यहाँ पे नोट मैंने लिख दिया, हियर E1 Q2 शुड बी टेकन विद साइन। पोटेंशियल निकालते समय जो चार्ज है विद साइन सब्स्टिट्यूट करने पड़ते हैं। जिसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख देंगे, और नेगेटिव तो नेगेटिव साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। बोलो भाई, समझ में आया? अब जैसे एग्जांपल वही वाला पुराना वाला लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, r की डिस्टेंस पे सेपरेट है, ठीक है। तो इस सिस्टम से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो उसको इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो k इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता माइनस ई। तो देखो यहाँ मैंने विद साइन लिया है ना। प्रोटॉन पे प्लस ई, तो प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं, मैंने ये लिख दिया।
और उनके बीच का डिस्टेंस r से डिवाइड कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई -ke²/r, है ना। इसमें r का स्क्वायर मत करिए, ठीक है, वो फोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा बस बेसिक फॉर्मूले ही हैं और इनको अभी हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन में इन सभी फॉर्मूलों को, ठीक है। रिलेशन को लिखने को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, कैसे? हाँ, वो हम लोग निकालेंगे। वो एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे नहीं निकालेंगे, जब हम लोग एग्जैक्टली बोर मॉडल के लिए लगाएंगे ना फॉर्म में, तो वहां पे रिजल्ट आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें रिलेशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, उसमें भी रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक है, इसको अभी हम लोग आगे अप्लाई करने वाले कहाँ पे, बोर मॉडल, इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिलेशन निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो आगे बोर मॉडल निकालेंगे, ठीक है। और एक और ये है लास्ट पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का लास्ट पॉइंट बनता है। मोशन ऑफ ए पॉइंट चार्ज है। मोशन ऑफ ए पॉइंट चार्ज लिखिए, चार्ज मिसिंग लग रहा है, हाँ वो नंबर देख लेना यार, गड़बड़ हो गया होगा लिखते समय, हाँ 4 हो गए तो इसको फिर ठीक। तो मोशन ऑफ ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पॉइंट चार्ज के मोशन की हम लोग इसमें छोटा सा लॉजिक है, बोलते हैं इफ ए पॉइंट चार्ज q, कोई पॉइंट चार्ज है, उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने माना हुआ q है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, और जैसे ही कोई पॉइंट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से वो एक्सेलरेट होने लगता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज q है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिससे उस पर फोर्स लगने लगा, और फोर्स लगने की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई, ठीक है। तो ऐसे केस में उसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर निकालना हो कि जिस समय रखा था उस समय काइनेटिक एनर्जी इतनी थी और है ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक डेल्टा यहाँ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू q इनटू v के बराबर होता है। q पॉइंट चार्ज, अच्छा v क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में आपने उसको रखा है, प्लेस किया है, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग रख दिया करेंगे। क्वेश्चन में वो हमको बोलेगा 2 वोल्ट, तो हम लोग 2 रख देंगे, 5 वोल्ट बोलेगा तो v की जगह 5 रख देंगे, हाँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, तो चाहो तो मॉड लगा लो कि q के आगे मॉड लगा देते हैं, इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, है ना। यहाँ पे तो q बेटा विद हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक, क्लियर। वो एक्चुअली वर्क डन है, क्योंकि देखो ये अभी तुम लोग पढ़ोगे फिजिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्म पढ़ते हैं कि जितना वो पॉइंट चार्ज वर्क करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इक्वल टू वर्क डन बाय द, तो एक्चुअली वो q इनटू v जो होता है वो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन होता है, और वही मतलब अभी फिजिक्स में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आगे की चीजें वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया जाती है ना, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो वही मैंने साथ बताया होगा उनको कि वो वर्क होता है, लेकिन वर्क नहीं पूछेगा, अभी तो आपसे केवल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा यहाँ पे, वो तो फिजिक्स में पढ़े हुए होंगे। हाँ बोलो सर आपकी वॉइस में बहुत एको आ रहा है। हाँ इनको ज्यादा आ रहा है क्या? Yes, उसकी वजह से वही आ रहा है। अच्छा आप बताओ, आप सही आ रही? सर ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी दूर से आ रही है सर, मतलब वर्ड्स थोड़े कम समझा रहे हैं। अच्छा, हाँ वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं तब लगता होगा, ठीक है। अब ज्यादा पीछे नहीं होंगे, ठीक है, ओके ठीक।
अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q। बस ये वाला फॉर्मूला बस आप लोग को याद रखना है, मेन बस यही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें सर फाइनली हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट में दिया, लेकिन सर इनिशियली वो कहाँ पे था? इनिशियली वो क्वेश्चन में बोलेगा, कई बार बोलेगा कि पॉइंट चार्ज को रेस्ट में रख रहे हैं, तो हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फिर 0 ले लेंगे, और कई बार वो बोलेगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ दे देगा तो वो वाली रख देंगे हम लोग। वो इनिशियल के बारे में क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ना। यस सर। इनिशियल वाली कितनी है वो दी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे माना हुआ है, देखो इफ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन रेस्ट, अगर पॉइंट चार्ज को रेस्ट में कभी रखा जाए तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम फिर 0 ले लेंगे, है ना। तो उसकी फाइनल वाली फिर QE के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वाली क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो वो देख लेंगे क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि वो इनिशियल 0 लेना चाह रहा है कि नहीं लेना चाह रहा है, ठीक है। जैसा वो बोलेगा वैसा ही हम लोग मान लेंगे, ठीक है। यस क्लियर। तो एक बस ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। एक ये न्यूमेरिकल कर लेने से क्लियर हो जाएगा, ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रॉन को आपने 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखा हुआ है इन रेस्ट। देखो यहाँ पे इसने बोल दिया है कि रेस्ट में रखा हुआ है, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को क्या ले लेनी चाहिए 0, है ना। जब उसने बोल ही दिया है कि रेस्ट में प्लेस किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगी 0। पूछा गया कैलकुलेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सीधे आपसे चेंज पूछ रहा है। वैसे तो उसको फाइनल पूछनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, चेंज पूछ रहा है तो चेंज बराबर हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, सीधे फॉर्मूला लगाया था चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसको क्या लिखते थे Q into V, है ना। अब देखो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो कोई और नहीं, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो E के ही बराबर हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E के बराबर होता है, तो Q की जगह E रख देंगे। और पोटेंशियल कितना है उसका 20 वोल्ट, पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, ठीक है 20 वोल्ट। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आ गया 20 इंटू V, 20 इंटू E, इतने वोल्ट, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के 2 यूनिट्स होती है, हाँ, कि एक तो वोल्ट में आंसर आप दे दो, ठीक है, एक लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट होती है ना। उसको कैसे देते हैं, देखो उसमें क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको वोल्ट के साथ में ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा के वोल्ट के साथ कलेक्ट कर लो, तो वोल्ट इंटू इलेक्ट्रॉन मिलके पूरी यूनिट बन जाती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो वो आ जाएगी कितनी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फिर पूछेगा। हाँ, इसमें साइन नहीं लेना है बिल्कुल। तो इस फॉर्मूले में देखो मैंने आपको बताया था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिएगा आप लोग, वो मॉड इसीलिए लगा दिया। साइन बस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले लेना, बाकी और कहीं मत ले, बस वो एक ही जगह समस्या है उसमें। बाकी फोर्स के फॉर्मूले में भी साइन नहीं लेना है, और काइनेटिक एनर्जी के चेंज में भी ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने माइनस ले लिया तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निगेटिव में आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी नेवर भी निगेटिव, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव में ही हो, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। हाँ, रिमोट तो बुलाना पड़ेगा। कितने में चल रहा है अभी? हुआ था क्या? तो मैं कहा से एसी का टेम्परेचर कम करना बढ़ाना है, रिमोट ले आओ रिमोट। अच्छा, मतलब कि सर्दी लग रही है ज्यादा, एसी का टेम्परेचर बढ़ाना है, सर्दी लग रही है तो बंद ना करो, थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि एक ही 2 लोगों को लग रही है। तो या तो बंद होगा या चलेगा, मैनुअली कुछ नहीं भाई।
तो ऐसा करो, आप फिर थोड़ी वहां बैठ जाओ। हाँ? ये तो बंद कर लो, बंद कर लो। भाई देख लो भाई आपस में, आपको सर्दी लग रही, नॉर्मल लग रहा है, वही बात है कि सबको लगे तो बंद करा दिया जाए। ठीक है, या इधर बैठ जाओ। इधर क्या होगा कि ना तो उस एसी का इफेक्ट आएगा, अच्छा आ गया, दूसरे का हो सकता है चली जाए, वोल्टाज का ही वो चल जाएगा। तो इसी रूम से हाँ हो सकता है, हो सकता है इसी रूम का हो। चलो अच्छा ठीक है, ये तो खैर समझ में आ ही गया। हाँ बताओ बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछो। सर उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या सिग्निफिकेंस होगा? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में निगेटिव आ सकती है पोटेंशियल, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखो आंसर निगेटिव में ही आ रहा है ना, जब हम लोग ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में निकाला पोटेंशियल एनर्जी तो विद निगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, और एक बात और है, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इस बात को शो करता है कि वो एक स्टेबल सिस्टम है। पता है बात, निगेटिव किसी सिस्टम की पोटेंशियल निगेटिव है मतलब वो सिस्टम स्टेबल है। निगेटिव जैसे यहाँ पे पोटेंशियल निगेटिव साइन के साथ आ रही है, इसका मतलब इट इज ए एग्जांपल ऑफ स्टेबल सिस्टम। और अगर मान लो कि कभी पोटेंशियल पॉजिटिव साइन के साथ आने लगे तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो एक अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, हाँ जैसे हम लोग अभी एटम के लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे, एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगी, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव का होगा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव का होगा, तो माइनस ही जब लेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर माइनस आ जाएगा। तो वहां पे ये बोलते हैं कि निगेटिव साइन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाइंडिंग फील्ड में है, वो उसको आसानी से छोड़ के जाने वाला नहीं जब तक उसको कोई एनर्जी उतनी ही एनर्जी ना दे दे जितनी उसकी खुद की टोटल एनर्जी है, तब तक वो अपनी ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो मतलब निगेटिव साइन का यहाँ सिग्निफिकेंस है, जब भी पोटेंशियल निगेटिव आए तो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल इज द पार्ट ऑफ स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो ये बस अभी तो बस फॉर्मूले ही याद रखने, तो 3 फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 3 फॉर्मूले मेन है जो हम लोग को पता होने चाहिए। पहला एक फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला है ना, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है K = Q/r²। एक फॉर्मूला ये हमारे काम का है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी = K Q1 Q2/r है ना, लेकिन इस मामले में चार्ज हमेशा विद साइन सब्स्टिट्यूट करने होंगे। और तीसरा, अगर किसी पॉइंट चार्ज को किसी v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में प्लेस करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस यही 3 फॉर्मूले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कहीं लगेंगे तो यही लगेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। चार्ज की प्रॉपर्टी समझ ली, अब पढ़ते हैं वेव की प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन के नेचर पे बहुत सारी बातें खुलने वाली है। इलेक्ट्रॉन पे वेव नेचर भी होता है पार्टिकल के साथ साथ, तो वेव नेचर को हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हम लोग वेव का खुद का नेचर समझेंगे, तभी तो वेव के नेचर को इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, ठीक है, तो इसमें पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को ही पढ़ना है। जैसे वेव के रिस्पेक्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे वेवलेंथ क्या होती है ना, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, और टोटल वेव की एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये थोड़ी कुछ बातें हैं जो हम लोग को पता होंगी। ये जो आपको ये दिखाया गया है ये साइनोसाइडल वेव है। मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि जो वेव होती है उसका जो कर्व होता है ना, ऑसिलेशन जो होते हैं वो इस तरह से साइनोसाइडल फॉर्म में बनते हैं। इसको जैसे आपने साइन x या साइन थीटा का ग्राफ पढ़ा होगा, मैथ में अभी नहीं पढ़ा, y = sin, तो साइन x का कर्व आपने देखा होगा कि इस तरह से ही होता है। ठीक है ना जी, अगर आप यहीं पे ओरिजिन मान लो
तो 0 पे साइन 0 होता है, फिर पाई पे फिर 0 हो जाता है ना, पाई/2 पे 1 हो जाता है ना, फिर 3/2 पे -1 हो जाता है, ठीक है, फिर 2 पाई पे 0 हो जाता है। तो इस तरह से ही बनता है साइन x का कर्व, ठीक है। तो इसको साइनोसाइडल कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो वेव का जो नेचर होता है साइनोसाइडल कर्व होता है। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म है जैसे वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है इसको समझना है। तो इस साइनोसाइडल कर्व में ये जो आप मैक्सिमा वाला पॉइंट देख रहे हो, ठीक है ना, ये इसको क्रस्ट बोलते हैं। ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट आप देख रहे हो बिल्कुल ऊपर, इनको क्रस्ट बोलते हैं, है ना। हाइट ऑफ मैक्सिमा इज डिफाइंड है, जो हाइट है उसी को, उस वाले पॉइंट को क्रस्ट बोलते हैं। और जो डेप्थ है मिनिमा की, जो डेप्थ है उस वाले पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट एंड ट्रफ ये दो वर्ड हो गए। अब वेवलेंथ क्या है, तो वेव के दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की ये जो लीनियर डिस्टेंस होती है इसे वेवलेंथ बोलते हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, हाँ वो तो वेव की फर्दर प्रॉपर्टीज में आप पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पे अभी बेसिक टर्म हम लोग को समझ में, ठीक है, वो आप इंटरफेरेंस में पहुंच गए, ठीक है। तो वहां पे उतनी वो तो फिर प्योर फिजिक्स हो गई। अभी हम लोग बहुत बेसिक वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, जो क्योंकि ये सब टर्म अभी आएंगे काम। तो वेव में कोई भी साइनोसाइडल कर्व है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो ये लीनियर डिस्टेंस है इसे ही वेवलेंथ बोलते हैं। या बेटा आप ट्रफ के बीच का डिस्टेंस निकालो वो भी सेम ही आएगा, और इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी डिफिनेशन से ये सब लिखते चले जाइए आप लोग। सबसे पहले ये एक्चुअली वेव की इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन, जो आपको अभी केमिस्ट्री में कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स में आगे कुछ चैप्टर बाद पढ़ाया जाएगा जब वेव पढ़ोगे। तो मैंने थोड़ा बता दिया है कि जैसे बच्चों को ये ना लगे कि ये कर्व कैसे बन गया, एक्चुअली वो वेव की ही स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होती है, y = a sin kx - ओमेगा t, है ना। साइनोसाइडल लिखा हुआ वो है ना, साइनोसाइडल लिख लेना, वो मिस हो गया वो। सोसाइडल टाइप का लग रहा है, साइनोसाइडल है साइन, हाँ ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ठीक है। तो इस वेव, ये साइनोसाइडल वेव है, और इसमें हम लोग को कुछ छोटे-छोटे टर्म्स डिस्कस करने, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, डेफिनेशंस लिखी है इनको कॉपी होता है। हाँ इसके नेचर को, ये जो ऐसा नेचर है इसी को साइनोसाइडल बोलते हैं, वो कर्व के नेचर को। सर ये जो डेफिनेशंस लिखी है इसको कॉपी में लिखने की जरूरत है? देखो इसमें कुछ डिफिनेशंस तो आप लोगों को पता भी होगी, आई थिंक ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत वेवलेंथ तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। Yes. जो आपको पता है लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जो आपके लिए नई हो वो लिख डालना, जो आपको पहले से ना पता, ठीक है ना। जो आपको पता है उसमें बहुत ज्यादा लिखने के कोई, क्योंकि नोट्स टू द पॉइंट ही बनाने चाहिए हम लोग। जो चीजें नहीं पता है, जो भूल सकते हैं, वो सब चीजें नोट कर लेनी चाहिए। तो पहला, हाँ ओमेगा टी, ये अभी वो डब्ल्यू नहीं होती, ओमेगा है, ठीक है। अभी वो सब मत देखो, हम एंगुलर वेलोसिटी होती है। अगर थोड़ा बेसिक तो फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया अभी देखो, हाँ इस इक्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वही बता रहे हैं, वो इक्वेशन मैंने लिख जरूर दी है, लेकिन हमें बस वेव की बेसिक टर्मिनोलॉजी को ही पढ़ना है यहाँ पे, है ना। बाकी वो सब एंगुलर वेलोसिटी में सब नहीं पढ़ना। तो वेवलेंथ क्या है, देखो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इन अ वेव कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। किसी वेव में दो कॉन्जिक्यूटिव, ऊपर वाले डायग्राम में अगर देखो तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। या इसकी एक डिफिनेशन और दी जाती है कि वेव का पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में, अच्छा एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होता है, जब पूरा एक क्रस्ट बनता है और एक ट्रफ बनता है,
तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जब पहुंचेंगे तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंसीडर किया जाता है। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में ये जो लीनियर डिस्टेंस है इसे ही वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। जैसे एक पूरा क्रस्ट आप गए और एक ट्रफ गए, तो इतने में जो ये लीनियर डिस्टेंस आपने कवर कर दी ये भी वेवलेंथ ही है। इसकी वैल्यू और दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को बराबर ही आएगी, इक्वली आएगी, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हो द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। एक पूरे ऑसिलेशन होने में जो डिस्टेंस कवर हो गई वो भी क्या है, वेवलेंथ है। तो मैंने दोनों ही डिफिनेशन लिख दी है यहाँ पे, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑसिलेशन नोन एज वेवलेंथ। अच्छा, इसका सिंबल लैम्डा दिया गया, वेवलेंथ का जो सिंबल है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट है वो, क्योंकि है तो ये लीनियर डिस्टेंस ही, तो मीटर एसआई में इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर वेवलेंथ की। लेकिन हम लोग जो यहाँ वेव पढ़ रहे हैं ये बहुत छोटी छोटी वेव होंगी, है ना। ये बहुत बड़ी बड़ी, जैसे डायग्राम में इतनी बड़ी वेव नहीं होगी। हो सकता है कि इतनी डिस्टेंस ना जाने कितने 1000 के मल्टीपल में ऑसिलेशन हो रहे हो, कितनी छोटी छोटी वेव बन रही हो। तो हम लोग जो वेव पढ़ेंगे उनकी वेवलेंथ या तो एंगस्ट्रॉम में मेजर कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत स्मॉल अंदर की वेवलेंथ वाली वेव हम लोग को पढ़नी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, ज्यादातर इन्हीं में आपको वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है, तो उसको एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर इनमें से ही किसी में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसके बाद अगला टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बला है भाई, तो फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू ए पॉइंट in 1 second is defined as frequency of wave, ठीक है। लिख लो इसको पहले। फ्रीक्वेंसी की जो बेसिक डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। हाँ, वो भी कह सकते हो, क्योंकि एक वेव मतलब पूरा एक ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, वो भी दोनों एक ही है ना। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह। अब फ्रीक्वेंसी की स्टैंडर्ड साई यूनिट हर्ट्ज होती है। अब ये साइंटिस्ट थे एक्चुअली हर्ट्ज, ठीक है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, तो उन्हीं के नाम पे पढ़ते हैं लोग। एक्चुअली हर्ट्ज 1/सेकंड को बोलते हैं, सेकंड इनवर्स को ही हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। और उसका सिंबल न्यू होता है, ये जो बना हुआ है ऐसा ही, ये न्यू, NU, ये ग्रीक लेटर्स है, न्यू बोलते हैं, NU, न्यू, नो ना बोल के न्यू, NEW नहीं वो, ठीक है। तो ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। लैम्डा भी ग्रीक लेटर है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, इनका नंबर ही क्या होता है, वेव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम, इसमें वेव ऐसे बन रही है, ठीक है। तो आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, जैसे ये ग्रीन ग्रीन बच्चा दिख रहा है, ठीक है। ये जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, और मेरा काम क्या है, वेव बड़ी तेजी से ज़ूम 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 ज़ूम, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अभी पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर से, बहुत ज्यादा स्पीड से। तो बड़ी तेजी से वेव धनाधन निकलती जा रही है, ठीक है। और अगर मुझसे बोला जाए कि मेरा काम ये कि 1 सेकंड में आपको इस पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से आगे किसी पॉइंट से कहीं भी खड़े हो जाए, इससे मुझे पता करना है कि कितनी वेव पास हो गई, कितनी वेव पास होंगे, मतलब जब पूरा एक क्रस्ट और एक ट्रफ इस पॉइंट से पास हो जाएगा तो मैं एक गिन लूंगा, एक काउंट कर लूंगा, ऐसी कितनी वेव पास हो रही 1 सेकंड में। मान लो ऐसी 100 वेव पास हो गई 1 सेकंड में, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो यही इसकी डिफरेंस है कि वेव किसी भी एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही है। एक वेव तब कंसीडर करें जब एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ मिला के पूरा एक पास हो जाएगा, तब एक वेव या उसी को एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही डिफिनेशन है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव, कंप्लीट वेव पासेस थ्रू ए पॉइंट
इन 1 सेकेंड। फिर इसमें रिलेशन हम लोग को पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू यहाँ पर उस वेव की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और न्यू नॉर्मली सी स्पीड ऑफ लाइट। समझे रहे? हाँ देखो, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी पढ़ेंगे, एक्सरेज, गामा रेज, तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो सब स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन जैसे साउंड वेव, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो स्पीकर से साउंड वेव निकल रही है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो मैटेरियल वेव होती है। वेव भी 2 तरह की होती है, मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो साउंड वेव एक ऐसी वेव, ये बिना मैटर या मीडियम के नहीं ट्रेवल। वैक्यूम में जैसे इस कमरे में वैक्यूम कर दे तो मैं कितना भी चिल्लाऊं, मुझे मेरे लिप्स से लगेगा मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन आप तक को सुन ही नहीं देगा, क्योंकि बीच में वैक्यूम है, मीडियम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कर दिया जाए तो एक्सरे, गामा रे, ये सब वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अभी पढ़ने वाले हैं जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने वाले हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से मोशन मूव करती है, इसीलिए इस फॉर्मूले में हम लोग सी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यही फॉर्मूला अगर किसी मैटर वेव के लिए लगाएंगे तो वी की जगह, सी की जगह हम लोग वी ले लेंगे, फिर वो उसकी जो भी वेलोसिटी है वो ले लेंगे, वेव की वेलोसिटी, है ना। मान लो साउंड वेव के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा नहीं लिखेंगे, न्यू इक्वल टू वी बाई लैम्डा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला स्पेशली किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है ना। और अगर मैटर वेव के लिए करेंगे तो उसकी स्पीड सी से कुछ कम होगी, और फिर जो भी स्पीड होगी फिर वो हम लोग लेके चलेंगे इस फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म आता है वेव नंबर, दिख रहा है आपको? वेव नंबर, वेव नंबर वैसे तो इसका बेसिक फॉर्मूला ये भी बोला जाता है कि वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को ही वेव नंबर बोलते हैं, 1/λ ही वेव नंबर होता है। हाँ, इसका सिंबल होता है न्यू बार, न्यू फ्रीक्वेंसी वाला सिंबल, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी बना देते हैं, ठीक है। वेव नंबर का सिंबल मैंने लिखा नहीं है, देखो न्यू बार, ठीक है। तो वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, है ना। यूनिट लेंथ में कितनी वेव प्रेजेंट है, यूनिट लेंथ मतलब से 1 मीटर की डिस्टेंस ले लो, तो उसमें कितनी वेव पास प्रेजेंट है, कितनी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है, वो नंबर ही क्या होगा, वेव नंबर होगा, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन ए यूनिट लेंथ, ठीक है। यूनिट लेंथ पे कितनी वेव प्रेजेंट है, जैसे मान लो कि ये पूरी डिस्टेंस 1 मीटर है, और 1 मीटर में एक वेव यहाँ से यहाँ तक हो गई, दूसरी वेव यहाँ से यहाँ तक, तीसरी और चौथी, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया कि इस यूनिट लेंथ में 4 वेव प्रेजेंट है, तो इस वेव का वेव नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, ठीक है। इसके बाद आता है बस लास्ट इसमें टर्म है, नोट कर लीजिए, रिलेशन, रिलेशन वाला लिख दिया, फिजिकल से फिजिकल सिग्निफिकेंस है नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, है ना। यूनिट लेंथ की डिस्टेंस पे कितनी वेव प्रेजेंट है ना, उनका नंबर अगर हम लोग मेजर कर ले, काउंट कर ले, तो वही वेव का क्या हो जाएगा, वेव नंबर हो जाएगा। और फॉर्मूले में लैम्डा के रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हैं,
ज्यादातर तो यही फॉर्मूला लगेगा, न्यूमेरिकल में तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लैम्डा का रेसिप्रोकल करके खट से निकाल देना भी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं टाइम पीरियड, है ना, समझ में आ रहा है आपको? आपने अभी नया ज्वाइन किया है कि पहले से पढ़ रहे हैं? हाँ? अभी कल ही परसों ज्वाइन किया, आज ही ज्वाइन किया। क्या नाम है आपका? चलो सही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा लेक्चर है, तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि कल हम लोग ने वही रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, वो थॉमसन मॉडल पढ़ा था, ठीक है। तो तुम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम वाला ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें अगर से पिछला लेक्चर छोटा है तो मैं आज भेजूंगा वो, ठीक है, आप देख लेना। चैप्टर देखो, एक आपका मूल कॉन्सेप्ट हो गया है और IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया, ये दो मेन चैप्टर है जो, लेकिन आपको बैकअप मिलेगा, नए बच्चों को बैकअप दिया जा रहा है इसमें, एटॉमिक मोल कॉन्सेप्ट का बैकअप मिलने वाला है आजकल में, तुम लोग ग्रुप में आ जाएगा, तो जिन बच्चों का छूट गया वो लोग पढ़ता उसमें पढ़ लेना भाई। तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वेव को पूरा एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ बनाने में कितना समय लग रहा है, एक क्रस्ट और ट्रफ पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, वो टाइम ही उस वेव का क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है, इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कभी निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल को ही टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपसे सीधे कैलकुलेट करने को बोलेंगे, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, है ना, सॉरी कैलकुलेट टाइम पीरियड, को फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी, उसका हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कुछ एफ से भी करते हैं, क्योंकि कई जगह मैंने भी लिखा हुआ देखा है स्मॉल एफ, है ना, वो भी सिंपल दिया है। अच्छा, यूज कर लेते, फिजिक्स में एफ को फोकल लेंथ है ना, तो उसके लिए दूसरा सिंबल दे दिया, लेकिन कहीं हो सकता है कि लिखा मिल जाए, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1360 हर्ट्ज किलोहर्ट्ज, है ना, ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, और जो वहां से रेडियो वेव्स भेजी जा रही है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे भेजी जा रही है, 1336 किलोहर्ट्ज। तो मैं लिख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, रेडियो वेव्स होंगी ये, है ना, और किलो किलो को हटा लो, केवल हर्ट्ज में लिखो आप लोग, किलो मतलब समझ लो 10³ से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब वो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हो गई 1360 × 10³ है ना। ये इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है। पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैसे वो रेडियो वेव्स ही होंगी या माइक्रोवेव्स भी हो सकती है, उनकी हमें वेवलेंथ भी बतानी है, वेव नंबर भी बताना है। तो देखो वेवलेंथ कैसे नहीं, वेव, हाँ हाँ नोट कर लो, ठीक है। तो हमें लैम्डा निकालना है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा और म्यू में क्या रिलेशन होता है, nu is equals to c by lambda। हाँ बस वही फॉर्मूला हम लोग लगाना है। फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ निकालना है, तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, यहाँ से लैम्डा हमें मिल जाएगा c/न्यू। c स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो हमें याद ही रखनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से ये पता होगी तुम लोगों को, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दे दी गई, बस रख दो। थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये कुछ ऐसा आ रहा है 3/1668 × 10⁵। बाकी आप वो निकाल लीजिएगा, यहाँ से मीटर में आंसर है,
क्योंकि हम लोग सब एसआई सिस्टम में चल रहे हैं, है ना। स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में है और फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स में, सेकंड सेकंड कैंसिल, लैम्डा आ जाएगा मीटर। तो ये पहले पार्ट का आंसर आएगा। फिर वेव नंबर भी पूछा उसने, वेव नंबर कैसे निकालना? 1/8। हाँ, रेसिप्रोकल। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बस यही कि हम लोग को क्लियरली पता होना चाहिए। लैम्डा का रेसिप्रोकल, हाँ नहीं, पूरी वैल्यू का रेसिप्रोकल, हाँ वो 10⁻⁵ बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर निकालेंगे वेव नंबर तो लैम्डा का रेसिप्रोकल ये आना चाहिए 1368 डिवाइड बाई 3 और 10⁵ का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10⁻⁻⁵। बाकी आप डिवाइड करके तो निकाल ही लोगे। ये आपका मीटर इनवर्स में है। हाँ कितना? तो चलो वो आप लोग निकाल लीजिएगा, फाइनल आंसर जो भी है उसको आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोगों को छोड़ दूंगा। तो बस ये मेन फॉर्मूला ही है, जैसे ये फॉर्मूला हो गया, ऐसे ही पहले इसको नोट कर लिया है, हो गया। फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, अगर इसी क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछने लगता है हम लोगों से 1/ν, फ्रीक्वेंसी करेंगे, हाँ तो 1/this वैल्यू कर देते उससे टाइम पीरियड, ठीक है। तो कुछ भी पूछेगा फॉर्मूले पता है हम लोग कर ले, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आता है वेव की प्रॉपर्टीज, इतनी ही थी, हो गई खत्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ वेव पढ़नी है हम लोगों को, है ना। ये जो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, जिस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया था, ठीक है। तो हाँ, वैसे ये बहुत सीनियर साइंटिस्ट है, मतलब ये बोलते हैं, कितना सच है कितना क्या है कि आइंस्टाइन भी अपने उसमें मैक्सवेल की फोटो लगाते थे, मतलब उनके लिए भी रोल मॉडल थे वो, इतने सीनियर साइंटिस्ट थे। जबकि आइंस्टाइन का, हाँ वो बात अलग है, आइंस्टाइन ने आगे बहुत ज्यादा वर्क किया, उनके एक्सपेरिमेंट बहुत लाजवाब निकले, तो बहुत पॉपुलर हुए। रिलेटिविटी थ्योरी ऐसी थ्योरी तो शायद किसी साइंटिस्ट ने दी हो, लेकिन मैक्सवेल के भी कई सारी थ्योरी बड़ी फेमस है, ठीक है। मैक्सवेल ने ये जो थ्योरी प्रपोज की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ वेव, ये ईयर था 1864 में थ्योरी दी गई। इसको शॉर्ट में EMW थ्योरी भी बोलते हैं। EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ वेव, ठीक है। EMT शॉर्ट में मैंने लिख दिया, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी में इन्होंने वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को के बारे में कुछ बातें प्रपोज करी थी, है ना। तो वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो इनकी थ्योरी के क्या पोस्टुलेट थे? पहला पॉइंट था इनकी थ्योरी का, द एनर्जी इमिटेड बाय एनी सोर्स, है ना। कोई भी लाइट का सोर्स है, जैसे आपका ट्यूबलाइट है, CFL है, बल्ब है, कोई भी एनर्जी का, सन हो सकता है, या कोई हीटिंग रॉड हो सकती है, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट हो सकता है। तो एनर्जी का कोई भी सोर्स है, जब वो एनर्जी को रेडिएट करता है, इमिट करता है, तो वो जो एनर्जी निकल रही होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकल रही होती है, ठीक है। लाइट का या एनर्जी का कोई भी सोर्स जब एनर्जी को रिलीज करता है, इमिट करता है, तो मैक्सवेल का कहना था कि वो किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करता है, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट ये था, एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक हीटिंग रॉड, फिलामेंट ऑफ बल्ब, CFL continuously in form of radiation, and these radiation are called electromagnetic waves. हाँ, शांत रहो थोड़ा। वो फिर बाद में प्लैंक ने थोड़ा इसमें कुछ बातें ऐड करी, उन्होंने बोला कि वो, लेकिन जब प्लैंक पढ़ेंगे तभी बात करेंगे, अभी पहले इसको समझो, ठीक है। इसी थ्योरी में कुछ बातें ऐड करी थी, पूरी तरह से गलत नहीं थी, लेकिन कुछ बातें जो अधूरी थी उसको उन्होंने ऐड कर दिया था। तो मैक्सवेल का ये कहना था कि कोई भी रेडिएशन जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है और कॉन्टिन्यूअसली इमिट होती है,
बाद में पता चला कि वो डिसकंटीन्यूअस होती है फोटोन के फॉर्म में। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, इनका कहना था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो अपने साथ दो फील्ड एसोसिएट किए होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट फील्ड, इसमें एक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और एक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, है ना। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव्स होती है वो अपने साथ दो फील्ड एसोसिएट करके चलती है ना। उनके साथ दो तरह की फील्ड एसोसिएटेड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों फील्ड का जो ऑसिलेशन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्या मतलब, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड XY प्लेन पे प्रोपेगेट कर रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड YZ प्लेन में प्रोपेगेट कर रही है, मतलब जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में दोनों वेव्स प्रोपेगेट करेंगी, ठीक है। तो EMW वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो फील्ड से मिलके बनी होती है और दोनों वेव परपेंडिकुलर प्लेन पे ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, ये जैसे डायग्राम में यहाँ पे कुछ 3D डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये मान लो कि x एक्सिस है, ये y है, ये z है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे xz मीडियम में चल रही है। ये वाली xz प्लेन मान लेते हैं, इसको डैश 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 किया हमने। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में चल रही होगी, वो XY प्लेन में चल रही है, इस तरह से, है ना। मतलब कि ऐसे ऐसे जो चल रही है, ये कौन सी है मान ली डायग्राम में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे ऐसे जो चल रही है, मतलब इस स्क्रीन के प्लेन पे वो येलो वाली जो वेव दिखाई गई है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक ऐसा प्लेन है और एक ऐसा प्लेन, इस प्लेन में चल रही है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेन में क्या चल रही है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन पे प्रोपेगेट करते हैं। इसीलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड नाम रखा गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड है, मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन भी हो रहा है, तभी इनके नाम में इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों को जोड़ के बनाया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला। बस छोटा ही सा है, 3-4 पॉइंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी नहीं। सर ये दोनों अलग अलग प्लेन में है। हाँ, ये प्लेन अलग अलग है बेटा। जैसे ये वाला प्लेन सपोज कोई मान लो कि XZ प्लेन है, तो ये वाला उसका परपेंडिकुलर प्लेन है। येलो वाली जो वेव चल रही है वो परपेंडिकुलर प्लेन पे प्रोपेगेट हो रही है, ठीक है। यस सर। उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो एक प्लेन पे उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन हो रहे हैं, ठीक, क्लियर। तो ये दो बातें हो गई। तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, बता ही देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस स्पीड से मोशन करती है, c के बराबर है ना, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। अगला पॉइंट यही है, EMW वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। EMW वेव जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। EMW वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। और लास्ट पॉइंट है, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इस तरह की वेव को मोशन मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है आसानी से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मोशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये मेन 4 पॉइंट थे जो इन्होंने मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में दिया, है ना। फिर इन्होंने ये भी बताया कि नेचर में, यूनिवर्स में ऐसी कौन कौन सी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एग्जिस्ट करती है ना। ये बता पाना थोड़ा उस समय के हिसाब से डिफिकल्ट था, तो उन्होंने ये सारे नाम बताया, सजेस्ट किए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। कौन कौन सी होती है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल जो हम लोग को दुनिया रंगीन दिखती है, विबग्योर वाले कलर,
वो विजिबल रीजन में ही लाई करते हैं, है ना। IR इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, जो मोबाइल्स में रेडिएशन अलग अलग जो सब कंप्यूटर चल रहा है, इंटरनेट का दुनिया जो है वो सब माइक्रोवेव से ही पूरा डील हो रहा है, ठीक है। और रेडियो जितना भी टेलीविजन में चला कर चैनल्स अपना ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं वो सब रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉस्मिक रेज भी होती है लेकिन वो अर्थ में नहीं एग्जिस्ट करती है ना। वो कुछ प्लैनेट्स हैं उनमें उनके, हाँ उनके कॉस्मोस में होती है, तो वो सब हम कॉस्मिक रेज की बात हम लोग को नहीं करनी है फिलहाल। हम लोग को वही करनी है जो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं या जिनका एग्जिस्टेंस अर्थ में है, ठीक है। तो हम लोग को ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करनी है और इनका एक ऑर्डर ये है, इस ऑर्डर में ये वेव फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई है ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती गामा रेज की, और जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतनी ही उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, वो उतनी डेंजरस होती है, पेनिट्रेट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। बोलते हैं कि 100 सेंटीमीटर आयरन का मोटा सा बार अगर ले लो और उसमें गामा रेज पास कर सकते तो होल करके निकल जाए। 100 सेंटीमीटर आयरन का ब्लॉक मायने रखता है ना, 1 मीटर ही हो गया लगभग, कितनी डेंजरस है ना। कुछ कंट्रीज ने तो गामा गन भी बना लिए है ना, बना चुके हैं सब, अमेरिका का सब बनाए रखे जर्मनी है ना, लेकिन वो रखे हुए हैं बस ये प्रतिबंध लगा हुआ है ना कि वॉर में यूज नहीं कर सकते, वॉर में गोली बंदूक से लड़ाओ। अब चाइना देखो वायरस छोड़ के लड़ाई लड़ रहा है ना, तो ये सब प्रतिबंधित है वैसे तो, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, ये जो एक्शन हो जाए यूएन का। एक्सरेज तो आप लोग जानते ही है ना, एक्सरे डॉक्टर लोग बोलते भी कि बॉडी के किसी पार्ट का 3 बार से एक्सरे ज्यादा नहीं कराना चाहिए, नहीं तो हमारे डीएनए ब्रेक डाउन होने लगते हैं, वो फिर कई सारी जीन्स में प्रॉब्लम आने लगती है, काफी डेंजरस होता है एक्सरे। हाँ अभी कोरोना के टाइम जब भी सीटी स्कैन नहीं लोग करा रहे थे, मुझे भी कराना पड़ गया, तो उसमें ये था कि एक बार सीटी स्कैन कितने बार एक्सरे के बराबर होता है, काफी डेंजरस। सीटी स्कैन की वेव और उसमें एक्सरे की मॉडिफाई रेज होती है, एक्सरे की मॉडिफाई रेज यूज है। एमआरआई में एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आइडिया है, वो एक्चुअली एग्जैक्ट एक्सरे नहीं होती, उससे कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी की मॉडिफाई एक्सरेज होती है ना। गामा रेज तो कभी यूज नहीं की जाती है इन सब चीजों में। यूवी रेज सन से आती है और अर्थ तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती, ओजोन लेयर काफी ज्यादा रोक लेती है ना, लेकिन भाई उसमें होल हो गए तो काफी ज्यादा बोलते हैं आजकल स्किन डिजीज, स्किन कैंसर नहीं रखते। सर स्क्रॉल अप कर दीजिए एक बार। थोड़ा स्क्रॉल करो सर पॉइंट 2 पे। यस सर 10